Assalamualaikum, good morning, Good morning everybody, welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How is everybody doing? अच्छा, बड़ी बिलिजरेंट किस्म के स्टेटमेंट्स जो है ना, दोज आर कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद। और ऑनेस्टली मतलब जो भी होगा या अदम इत्तेमाद, पूरी वोटिंग होगी, मरहला तो एक होना है और जो बड़ा जायज़ मरहला भी है। लेकिन उससे पहले जो स्टेटमेंट्स बैक एंड फोर्थ हो रही हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जैसे वो एक मूवी का क्लाइमैक्स नहीं होता कि पूरी जी मैक्सिकन शोडाउन होने वाला है, सारे पहुंच जाएंगे और पूरी पता नहीं क्या हाथापाई होगी, लड़ाइयाँ होगी। पता है क्या, आई डोंट नो, आवाज़ों से तो एक्साइटमेंट से ज्यादा खौफ आ रहा है। खौफ आ रहा है, वही तो मैं कह रही हूँ कि कोई एक्साइटमेंट नहीं है। पता नहीं सियासी लीडरान इसको एंजॉय कर रहे हैं या दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हम आवाम की अगर बात करें या अपनी बात करें तो हमें खौफ आ रहा है सोच कर कि अगर वाकई लाखों लोग 27 मार्च को इस्लामाबाद में जमा हुए और उससे पहले 23 मार्च वाले जलसे और लॉन्ग मार्च की कॉल और वो लोग वहीं रह गए तो क्या सूरत हाल बनेगी। ऐसे में सर्टनली जब हम बात करें तो ज़्यादा जिम्मेदारी बरसरे इक़्तिदार जो लोग होते हैं, जो इक़्तिदार में ऐवानों में बैठे होते हैं, जो बरसरे हुकूमत होते हैं, उन पे आयद होती है। और ये वही लोग हैं जो एहतजाज को, धरनों को, लॉन्ग मार्चेस को, इवन लॉकडाउन्स और सिविल नाफरमानी के ऐलानात को भी अपना जमहूरी हक करार देते थे। आपको पता ही है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना, एक आईनी मामला है, इसको सॉल्व उसी तरह करना चाहिए। और उससे तो किसी को कोई एतराज नहीं है, वो तो ऑब्वियसली होना ही है, वो तो चीज़ एक ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट्स। और खास तौर पे एक रिस्पॉन्सिबली अगर कोई बात करे, कोई टैक्टफुली बातें करे तो आवाम भी सुने और फिर उसको माने भी। लेकिन जब धमकियाँ और थ्रेटन्स और इस किस्म की चीज़ें थ्रेटनिंग किस्म की होना स्टार्ट हो जाएं तो आवाम ये सोचती है कि सारे, मैं सारों को, हुकूमत को भी डाल रही हूँ, अपोजिशन को भी डाल रही हूँ, कि दीज आर आवर लीडर्स। और लिटरली जिस तरह की गुफ्तगू ये कर रहे हैं, जिस तरह एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, थ्रेटनिंग किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, व्हाई डू वी इवन फॉलो देम? मतलब आई एम सॉरी बट ये एक सवाल उठता है कि ये हमारे लीडर। अच्छा, और उस पे ऐसे मासूमाना अंदाज में रिस्पॉन्स करना कि यही कहा है ना सिर्फ कि 10 लाख लोगों के बीच में से गुजर के जाना होगा, 10 लाख लोगों के बीच में तड़ी देने की वोट देकर वापस आना होगा। मतलब ये क्या है, इसको इसके क्या मानी और हो सकते हैं? फिर वो कि जिन लोगों ने हुकूमत के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ वोट दिया, उनके पेनाफ्लेक्स, उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ शहरों पर, एंड द लिस्ट गोज ऑन। और पता नहीं माई का लाल और ये लाल और वो लाल, ये सब कुछ भी हुआ। अच्छा चले इसके बारे में हम बात करते हैं। वी हैव सम गेस्ट लाइंड अप एज वेल। भाई वेल जो पड़ रही है ना, वेला पढ़िया ने, वो हवाई जहाज से फेंके जा रहे हैं नोट। नहीं तो जब हवाई जहाज तो काफी ऊंचा होता है तो फिर वो बहुत ज्यादा, बहुत बड़े 2-3 पिंडों में चले गए होंगे पैसे। नहीं वैसे लो फ्लाइंग था मेरा ख्याल है। हाँ लो फ्लाइंग था, नीचे बच्चों की एक भरमार भी थी। और बच्चों ने वैसे इस सिलसिले में कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? क्योंकि कल मैं एक और वीडियो देख रहा था, वो इन्होंने नेट्स में नेट्स बनाए हुए थे, डंडों के आगे नेट्स लगाए हुए थे, उसमें इकट्ठे करते जाएं। खैर ये सारी बातें तो होती ही रहेंगी, बट लेकिन देखिए वो ये सारी चीज़ें शादी पे क्या क्या हो रहा है, ये स्वीट चीज़ें, इनोसेंट चीज़ें। लेकिन माशाल्लाह इस्लामाबाद में क्या हो रहा है उसकी अभी हम आपको डिटेल देते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ इस्लामाबाद में अगर किसी ने कोई तकरीब करनी हो, किसी की कोई शादी हो, किसी को कोई जेन्युइन मामला हो, वो तो बड़ा परेशान होगा क्योंकि कुछ नहीं पता कि 23, 24, 22, 25, 26, 27 के बाद या इन दिनों में क्या सूरत हाल बनेगी। इस महीने मेरा ख्याल है भूल ही जाए कुछ करना। आपको बताते हैं जी कि इस्लामाबाद में सियासी गर्मागर्मी बढ़ती जा रही है। अपोजिशन और हुकूमत बज़ाहिर एक दूसरे के आमने सामने है, नहीं बज़ाहिर मतलब है ही आमने सामने और काफ़ी अरसे से हैं। इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए अपोजिशन की तहरीक पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। हुकूमत ने एक दिन पहले बड़े जलसे का ऐलान कर रखा है। फवाद चौधरी की धमकी के जवाब में PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी तड़ी लगाते हुए 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। मजमा वोटिंग के दिन तक वहीं मौजूद रहेगा। इस मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से लेकर शाहराह दस्तूर पर तारीख का अजीमुशान मुजाहरा होगा और जिसमें पार्लियामेंट के तमाम अराकीन को बहिफाजत ऐवान तक पहुँचने और अपना वोट इस्तेमाल करने का मुकम्मल कवर मुहैया किया जाएगा। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च को जब यहाँ पहुँच जाएगा, वो कितने दिन रहेगा उसका फ़ैसला हमने उस मौके पे करना है। हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। जिस तरह उनको धमकियाँ दी है, कोई मजाक की बात है? डंडे का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। पता है ये सूरत हाल अच्छी नहीं लग रही है।
पत्थर का जवाब पत्थर, डंडे का जवाब डंडा, छठी का दूध याद दिलाना, इससे कशीदगी में इजाफा ही हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ। आई गेस सभी को, ऑपोजिशन और हुकूमत, सभी को कुछ सोचना चाहिए कि किस तरह इस सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक ने भी हुकूमत को जवाब देने के लिए डी चौक पर 20 लाख लोग लाने का ऐलान किया है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 10 लाख लोग खड़े होंगे और ऑपोजिशन को गुजर के जाना पड़ेगा। तो फवाद चौधरी साहब, अगर आपके 10 होंगे तो हमारे 20 लाख होंगे इंशाल्लाह, और हम उसी डेट को बुलाएंगे जिस डेट को आप बुलाएंगे। नहीं तो अगर जिस दिन वो बुला रहे हैं आप भी उसी दिन बुला लेते हैं तो फिर तो इस्लामाबाद में खाना जंगी हो जाएगी। वो हमारे लोगों को रोकेंगे और हमारे लोग हमारे लिए रास्ता बनाएंगे। अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया और साथ आपको बताएं कि बयानात से अंदाज़ा हो रहा है कि सियासी मसला किस तरफ जा रहा है, और इसलिए काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा ने सूरत हाल को ख़तरनाक करार देते हुए फरीकैन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया है। किस्म का मुकाबला जो है वो कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है, माहौल ख़राब होगा और खुदा न खास्ता ऐसे हालात अगर पैदा हो गए तो सिस्टम को भी खतरा हो सकता है। ये आग तो जली रही थी लेकिन जलती पर तेल का काम किया फवाद चौधरी साहब ने। ऑल्दो उन्होंने अगली लाइन में ये भी कह दिया कि अगर ऑपोजिशन ये तहरीक वापस ले लेती है तो देखते हैं उनकी क्या डिमांड्स हैं, उस पर बात हो सकती है। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कहा, और लोडेड स्टेटमेंट है, ये एक और लोडेड स्टेटमेंट है, खूब आड़े हाथों लिया है, वो भी सुनिए क्या कह रहे हैं। इत्तेहादियों को एक्चुअली ये भी सुनिए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी नाम में ही जाहिर है बलूचिस्तान की पार्टी। NQM सिर्फ शहरी सिंध के शहरी इलाकों की पार्टी। PMLQ चंद पंजाब के अजला की पार्टी। एक पार्टी है और एक लीडर है। आपको हर जगह पर इमरान खान का चाहने वाला मिलेगा, इमरान खान का वोटर मिलेगा। ये सारी जो इस वक्त तहरीक उठी हुई है तारीखी मोड़ के ऊपर हो रहा है कि पाकिस्तान एक लीडर ने, रियासत का कोई भी इदारा हो, पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया और चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। ये चीज़ है जो खटक रही है लोगों को। अच्छा, पता है क्या, ऐसे पे हम आम लोग जो है ना वो सोचते हैं कि सबकी, पर्टिकुलरली जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं, उनकी तमाम एनर्जी इन मामलात को सुलझाने में या इन पर बयानबाजी करने में सर्फ हो रही है। तो एक्चुअली में उमूरे मुमलिकत कौन चला रहा है और क्या हो रहा होगा इस वक्त, और उस पर तो वैसे भी ना मीडिया में बात हो रही है ना कहीं और बात हो रही है। जब इस किस्म की गर्मा गर्मी होती है ना तो हम अक्सर मजाक में, और ऑब्वियसली हम तो रेजिलिएंट कौम है ना, तो हम कह देते जी पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, एक मूवी चली हुई है। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त मूवी चल रही है वो कोई इतनी खास भी नहीं है, देखने को बिल्कुल दिल भी नहीं चाह रहा और एक टेंशन सी हो रही है कि अच्छा पता है क्या, इसके अलावा कल की मेल मुलाकातों का अगर आप ट्रैक रखने लगे ना पिछले चंद दिनों की या अगर इवन कल की, तो आप एक चक्कर से आ जाते हैं। आप चकरा जाएं, हम आपको फिर भी आसान करके बताना चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने एक मुश्तरका बैठक लगाई है। बड़ा ज़बरदस्त अरेंजमेंट भी हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस डिनर पे खाना अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा तकरीब की सी फीलिंग आ रही थी। हमजा शहबाज भी जहांगीर तरीन के घर गए हैं और तरीन ग्रुप ने वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने पर इत्तेफाक कर लिया है तो फाइनली। इससे पहले आपको पता है वो कह रहे थे कि जनाब लगारी साहब और फिर लंगड़ेयाल, नोमान लंगड़ेयाल कुछ कहते थे, खुरम लगारी कुछ और कहते थे। बंदा डिसाइड कर लिया कि उन्होंने कहा जी नहीं, उस्मान बुज़दार साहब पे पहले तो ये थे ना कि हम उनके साथ ही खड़े रहेंगे। जहांगीर तरीन के कुछ ग्रुप के लोगों का ये बयान सामने आया था। अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है कि इनको हटा दिया जाएगा। आज भी सियासी मुलाकातें जारी रहेंगी। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि फजलुर रहमान का असल एजेंडा इस्लामी वज़राए ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस को सबोताज करना है, इसलिए 23 मार्च को इस्लामाबाद ब्लॉक करना चाहते हैं। हुकूमत फसादियों से निपटना चाहती है, ये सारा कुछ है। असल में पता है क्या, या तो ये होना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये धरने, जुलूस, एहतजाज, लॉकडाउन्स, सिविल नाफरमानी, लोगों के सामने खड़े होकर कंटेनर पे बिजली के बिल जलाना, लोगों को ये तरगीब देना कि मोटरवे से गुजरे तो वो टोल टैक्स ना दें, ये सारा कुछ किया हुआ है। तो फिर ज़रा मुश्किल होता होगा, हाँ मुश्किल होता होगा अब इस तरह की बातों पे वजाहतें देना या उनके खिलाफ बयानबाजी करना। अब ये बहुत सी बातें हो गई हैं, वी रियली नीड टू मेक सेंस ऑफ देम, और खासतौर पे फवाद चौधरी का ये कहना कि मौलाना एक्चुअली OIC का मीटिंग बंद कर रहे हैं, तो आप भी अपनी तड़ियाँ देना छोड़ दें, आप भी तो राइल अप कर रहे हैं। बट एनीवे ये सारी बातें हम पूछेंगे
पूछेंगे। हामिद मीर साहब विल बी जॉइनिंग अस। हमने जरा मजीद इस पे बात करने की कोशिश की कि ये स्टेटमेंट उसने दिया, फिर उसने ये कहा एंड ऑल दैट, फिर हमें हंसी आ गई कि मतलब उससे मिला, वो इससे मिला, एक मजाक हो चुका, ये इससे मिला, ये उससे मिल रहा है, और फिर ये छुप के उससे भी मिला, फिर उसको ये नहीं और कभी दरवाजे से घुसाया गया, ये एक और वापस लाया गया। ये किसी OTT प्लेटफॉर्म पे एक पूरी ना 100 एपिसोड्स की एक सीरीज बना दे। वैसे देखिए, अच्छा हम जरा आसान करते हैं, हम तो यहाँ कराची में, लेकिन हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, प्रोग्राम कैपिटल टॉक के होस्ट, हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है और इस्लामाबाद में ये सब कुछ एक्चुअली हो रहा है, तो हम उनसे ज़रा मदद लेते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि हम यहाँ और मुल्क के दीगर हिस्सों में लोगों को टेंशन हो रही है कि ये तो वाकई मामला अफरा तफरी की जानिब और खुदा न खास्ता खाना जंगी की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर 23 मार्च को अपोजिशन ने कॉल दी हुई है, फिर उस दिन परेड भी है, फिर उस दिन वो कॉन्फ्रेंस के दिन भी हैं, फिर अगर वो कहते हैं कि जी 27 तक वहीं रहेंगे तो होगा क्या? और इससे में सर्टनली ज्यादा जिम्मेदारी तो हुकूमत पे होती है। टॉप इट ऑल 10 लाख इस साइड से, 20 लाख उस साइड से, इस्लामाबाद का तो हम सारों को पता ही है। क्या इस्लामाबाद वाले निकल जाएं? देखिए अब्दुल्ला और हुमा, यकीनन सब लोग बड़े टेंशन में हैं, लेकिन मैं आपको अपना बताता हूँ कि मेरे साथ कल क्या हुआ। क्या हुआ? कल मेरे साथ ये हुआ कि मुझे कल सुबह एक हुकूमत के जो मिनिस्टर साहब हैं, तो उन्होंने बड़े ही खुफिया तरीके से कांटेक्ट किया और कहा फलां जगह पे अगर आप आ जाए, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने जो है वो फलां को मिलना है। तो उन्होंने कहा अच्छा उसके बाद टाइम दे दें। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि मैं उनकी बहुत शदीद इसरार पे मैं चला गया। वहां जाके मैंने कहा यार भाई आप लोग आके अपना जियो पे आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं देते, क्या हुआ आपको? कहते मैं यही तो आपसे बात करनी थी, बड़े फंस गए हम, कोई रास्ता निकालें। और फिर मैंने कहा अच्छा क्या कैसे अंदर हालात ठीक है? कहते बस। फिर उसके बाद उन्होंने जो मेरे से गुफ्तगू की तो जाते हुए कहा कि दसना किसी ने नहीं। आप हुकूमती एक रहनुमा से मिले जिसने आपको बताया कि जनाब हम तो जियो पे अपेरेंटली आना चाहते हैं, और उसके बाद आप एक हुकूमती इत्तेहादी के पास गए, तो उस वहां क्या हुआ? तो वो जो इत्तेहादी हैं, कल मैं देख रहा था कि उनकी पार्टी के लोगों से तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स और बहुत से रिपोर्टर्स बहुत कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे, और उस पार्टी के हवाले से बहुत सी खबरें आ रही थी। तो जब उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, तो जब मैंने कहा अच्छा फिर मैं चलता हूं, तो उन्होंने कहा एक बात आपसे कहनी थी। मैंने कहा जी आप जाके बाहर बताएंगे कुछ नहीं, वैसे ही आपसे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बताना कुछ नहीं। तो आपने देखा होगा कल रात को मैं बैठा हुआ था जब अपने शो पे, तो मैं उस पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था। रात को जब मैंने शो कर लिया तो एक और इत्तेहादी जो है उन्होंने भी जो है वो कांटेक्ट किया कि रात को खाना खा ले। मैंने कहा खाना नहीं खाना भाई, मैं सुबह से निकला हुआ हूँ। उनके पास भी चला गया, उन्होंने भी सारी स्टोरी बता दी, लेकिन कहा रिपोर्ट कुछ नहीं करना। अब ये मैं आपको इस स्टोरी इसलिए बताई है कि ये बड़ा प्रॉब्लम है कि मीडिया पे जो कुछ आ रहा है ना, ख्वाह हुकूमत की तरफ से आ रहा है, ख्वाह अपोजिशन की तरफ से आ रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा आप कह लें 20% आ रहा है, और 80% जो है वो बातें सामने नहीं आ रही, क्योंकि एक दूसरे को डिफीट करने के लिए डिसेप्शन का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली मीडिया जो है वो उसका शिकार हो रहा है। अब जाहिर बात है प्राइवेटली कोई आदमी आपसे बात करता है तो वो आप उसके एतमाद को ठेस तो नहीं पहुंचा सकते। किस्सा मुख्तसर ये है कि हुकूमत भी शुरू से जरूरत से ज्यादा एतमाद का शिकार है, ओवर कॉन्फिडेंट थी, और अपोजिशन भी ओवर कॉन्फिडेंट थी। जब इन्होंने अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस की बात की, तो जब हमने सवाल उठाना शुरू किया कि भाई आप पहले स्पीकर के खिलाफ लेके आए अदम एतमाद, तो कहते छोड़ो जी स्पीकर को छोड़े, हम तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर ने इनकी तवक्कुआत से जरा ज्यादा रजिस्ट किया, क्योंकि वो आइन और कानून के अंदर रह के तो रजिस्ट नहीं कर रहे, वो तो आइन और कानून से बाहर जाकर रजिस्ट कर रहे हैं। तो ये इनको तवक्को नहीं थी, हालांकि 2014 में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तो उनको तवक्को करनी चाहिए थी। और हुकूमत जो है अपोजिशन का ख्याल था कि ये बस एक दफा जाएंगे परवेज लाई के पास, दोबारा नहीं जाएंगे, एक दफा जाएंगे MQM के पास, दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन अब कल तो इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट लॉजिक काफी खुद चल के कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे, तो ये सूरत हाल है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो आप शुरू में पूछ रहे थे कि इस्लामाबाद की तो आबादी 20 लाख नहीं है, तो यहाँ पे 20 लाख लोग कहाँ से आप लेके आएंगे? और अगर एक ही दिन हुकूमत और अपोजिशन जलसा करेंगे और एक पार्टी फैजाबाद चौक में बैठ गई और दूसरी जो है वो बैठ गई अगर डी चौक में, तो फिर हमारा क्या होगा? तो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का मीडिया जो है क्रॉस फायर में फंसे हुए हैं। एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ अपोजिशन है, दोनों ही चाहते हैं कि उनका नैरेटिव जो है वो मीडिया पर आए, और इसलिए मैं समझता हूँ कि मीडिया को बड़ा होशियार रहना चाहिए, बड़ा मोहतात रहना चाहिए,
और जो डिसेप्शन का नैरेटिव है इससे बच बचा के निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम तो अभी भी यही चाहते हैं और हम दावत देते हैं दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। जस्ट टू इसको जरा हम इस वाली कॉन्वर्सेशन को खत्म कर लें। ये जो 10 लाख का एक का थ्रेट करना, दूसरा कह रहे हैं हम 20 लाख, मतलब इसको सीरियसली लिया जाए या फिर दीज आर एम्प्टी थ्रेट्स? ये भी उस डिसेप्शन में आते हैं या फिर ये एक्चुअली दे विल मेक श्योर कि इतना बंदा पहुंच जाए? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। इसको आप सिर्फ थ्रेट्स पे ना लें, क्योंकि इस्लामाबाद में तो एक पार्टी ने तो अपने बैनर लगाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी पार्टी जो है, पार्टी नहीं बल्कि 2-3 पार्टियां जो है ऑपोजिशन की, उन्होंने कल सिर्फ इस मसले पे एक मीटिंग की है और उनका नुक्ता बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हम अपने MNAs जो हैं उनको लोग इस्लामाबाद में लाने पे लगा दें या एक दूसरे का ख्याल रखने पे लगाएं, क्या करें, या एक दूसरे से राब्ते करने पे लगाएं। तो फैसला ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून के जो MPAs हैं आसपास के, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के इलाके में जो उनके MPAs हैं, उनको कहा जाएगा कि आपने बंदे लेके आने हैं और MNAs जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहेंगे। उनको टास्क ये दिया गया आपने इस्लामाबाद नहीं छोड़ना। ग्रुप्स बना दिए गए हैं 8-8, 10-10 के कि आपने एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहना है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि फियर कितना है। ये भी फियर है, खौफ है कि किसी को उठा ना लिया जाए, किसी को तोड़ ना लिया जाए। तो ये एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने ग्रुप्स बना दिए हैं, रात को इकट्ठा खाना खा रहे हैं सारे। बिलावल साहब जो है वो अपने MNAs को लेके कल रात को गए हुए थे कहीं पे, जी कोसार हमने देखा वो पहुंचे हुए थे। और अमीर साहब अब ये बताइएगा, कल रात MQM का भी आपको पता ही है एक वाज़े मौक़िफ़ आया। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी ने 100% इत्तेफाक कर लिया और हम कुछ इनिशियल बातें जो उन्होंने हमसे अग्री की हैं उन पे अमल दरामद होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो रिश्ता कायम हुआ है दोबारा से पीपल्स पार्टी और MQM का, ये गाड़ी चल पड़ेगी? और उन्होंने फिर ये इंप्रेशन भी दिया कि काफ लीग भी प्रॉबेबली सेटलमेंट की तरफ जा रही है टुवर्ड्स ऑपोजिशन, क्योंकि अभी 28 तारीख पे अब दोबारा से टाइम बहुत मिल गया है। या फिर हुकूमत अपनी कोशिशें जारी रखेगी इस दौरान भी, आखिरी वक्त तक वो मुलाकातों और बातों और ये कोशिश में लगे रहेंगे? अब्दुल्ला भाई आपने मुझे फंसा लिया है। अच्छा साहब, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ निकलने की। चले, आपने सवाल नहीं किया, एक जाल फैला दिया मेरे लिए। देखिए बात यह है कि ये MQM, काफ लीग और एक और इत्तेहादी जमात हुकूमत की, ये काफी दिन पहले इन्होंने आपस में बहुत कुछ डिसाइड कर लिया हुआ। अब ये जो भी बातें कर रहे हैं ना मीडिया पे कि वो भी अभी फैसला करेंगे और हमने उनसे ये बात कर ली है, माजरत के साथ अर्ज है, हाथ जोड़ के इन सब से फैसला तो आपने किया हुआ ना। अब हमें बेवकूफ बना रहे हैं या किसी और को बेवकूफ बना रहे हैं, तो छोड़े इस बात को। थोड़े दिन में 2 या 3 दिन में सारी सूरत हाल जो वो क्लियर तो हो ही जानी है। तो इन्होंने फैसला कर लिया हुआ है, बस ये चाह रहे हैं कि इसी तरह इमरान खान साहब रोजाना कभी एक के पास जाएं, कभी दूसरे के पास, बड़े खुश होते हैं ये। अब कल एक जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो 15 मिनट तक बस मेरे सामने बैठ के इस तरह झूमते रहे कि वो कि जी आए थे, कभी सोचा भी नहीं था हमने कि वो इस तरह आएंगे हमारे पास और बैठेंगे और मेरे गरीब खाने में तशरीफ ले आए। और मैं उनकी शक्ल देख रहा था, यार ये कितने खुश हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को ह्यूमिलेट करके। तो ये बस इनका आप समझेंगे ये हुकूमत में अभी तक इसलिए है कि हुकूमत की खबरें इनको मिलती रहे। तो बस ठीक है, चलने दें इनका काम। चले, मेरा ख्याल है हम सबको मिलकर ही इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हमारी दुआ ये है कि मीर साहब इस्लामाबाद में कोई अमन व अमान की सूरत हाल पैदा ना हो, क्योंकि लग तो यही रहा है कि भाई लोग जो आ रहे हैं और ख़ास तौर पे जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, जो कि एक्चुअली इस वक्त हुकूमत ही है, उनको इतनी स्टेटमेंट से थोड़ा सा मेलो डाउन कर देनी चाहिए स्टेटमेंट। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। और एक तबका है हमारे यहाँ अभी भी जिससे लोग बात करने से कतराते हैं, जिस पे अभी भी जुल्म के पहाड़ ढाए जाते हैं, जिनको इंसाफ के हुसूल में शायद आम लोगों से कई ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहता है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, और क्या ही हाल है इनका हमारे मुल्क में। बहुत बुरा हाल है। बल्कि हालांकि अब इतनी बात होती है, इतना इसको डिस्कस किया जाता है, सोशल मीडिया पे इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर हैं जो इनके अपनी कम्युनिटी के हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी। अच्छा, जो मानसेरा में लेटेस्ट हुआ ना, पहले हम आपको बता दें क्योंकि रोज़ एक नया एक और वाक़या होता है विच इज़ वर्स दैन द लास्ट वन। तो अभी वाला ये है कि जी मानसेरा में अपने ही डेरे पर खाना खाते 5 ख्वाजा सराओं को एक शख्स ने फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया।
मतलब वो खाना खा रहे थे, उसने आके फायर खोल दिया और ऑब्वियसली फिर इन पांचों को एबटाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया। एक ख्वाजा सरा की हालत जो है वो नाजुक है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मुल्क भर में इम्तियाजी सलूक का सामना रहता है और ज़रा ऑब्वियसली ज़रा सी बात पे इनको जान के खतरे पड़ जाते हैं। बल्कि कभी कभार तो इन्होंने कुछ प्रोवोक भी नहीं किया होता, इनको देख के या फिर इनकी प्रेजेंस को देख के वैसे ही लोग जो है इनको अटैक करने के, नॉट एवरीबडी बट अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इस किस्म की खबरें आती हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो हमें बताएंगे कि ट्रांस पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल बाकायदा एक कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ही हालात इनके बदले। अच्छा, पता है मसला क्या है कि इनको अभी तक लोग डिस्पोजेबल समझते हैं कि ये तो एवं ही है, इनको मार भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। दिस इज़ द एक्चुअल थॉट बिहाइंड दिस। कौसर सलीम हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमें ज़रा डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। ओवर टू यू कौसर, बताइएगा। मैं इस वक्त मानसेरा में बाईपास रोड पर उस घर के सामने मौजूद हूँ जहाँ गुज़श्ता रात को एक नौजवान ने गुस्से में आकर 5 ख्वाजा सराओं पे गोली चला दी थी। इस वाक़ये में 4 ख्वाजा सराओं की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें एबटाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स रेफ़र कर दिया गया है और एक ख्वाजा सरा को पाँव में गोली लगी है। इस वाक़ये के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए सिप्तैन नामी इस नौजवान को, जिसका ताल्लुक बेदादी से है, गिरफ़्तार कर लिया है और उससे वो पिस्तौल भी बरामद कर लिया है जिसके ज़रिए से ख्वाजा सराओं पे गोली चलाई गई है। पुलिस का कहना है कि ये एक बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा है जो आम तौर पे ख्वाजा सराओं के साथ देखा जाता था। गुज़श्ता रोज़ किसी बात पे इनकी लड़ाई हुई और गुस्से में आकर इस शख्स ने फायरिंग की, जिससे 5 ख्वाजा सरा ज़ख्मी हो गए हैं। बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा जो कि एक्चुअली जो जानता था ट्रांसजेंडर्स को मिलता रहता था कि ये लवर्स है, ये डेफिनेटली एक तो कोई जेलसी फैक्टर। प्रेसिडेंट हज़ारा ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन गुलजी हमारे साथ हैं, उनसे एक्चुअली हम मज़ीद इस वाक़े की खोज लगाते हैं। और वाक़या तो चले हो गया, उसके बाद पुलिस ने इन्हें असिस्ट किया, जहाँ इलाज के लिए ये लोग गए हैं वहाँ पर इनके साथ कैसा सलूक किया, क्योंकि ज़िंदगी तो एक स्ट्रगल है, खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए तो उसके बाद स्ट्रगल्स का एक पहाड़ है जिसको सर करना पड़ता है। गुलजी शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप बताइएगा क्या मामला था, कोई दोस्ती का मामला था जिसकी वजह से ये शख्स जेलसी का इशू था कि आप लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं और वो आया आराम से और फायरिंग करके चला गया? जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मतलब खुशी की बात है कि आप लोगों ने मेरे जो केस इसको हाईलाइट किया। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बताया कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये आए दिन यहाँ पे KPK में इस तरह के बहुत से वाक़यात हो रहे हैं और अक्सर ऐसे लोग करते हैं कि जैसे मतलब है कि कोई अगर ट्रांसजेंडर के साथ अगर आप बोलेंगे कि मैंने दोस्ती करनी है तो वो जब मतलब है कि आप लोग उसको दोस्ती तो कर लेते हैं, पहले तो आप लोगों की ये कमिटमेंट हो जाती है कि चले हम दोस्त हैं, फिर उसके बाद उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती है कि आपने फलां के साथ बात नहीं करनी, आपने फलां के फंक्शन पे नहीं जाना, आपने फलां किसी की कॉल अटेंड नहीं करनी। क्योंकि हम लोग तो जाहिर बात है हमारी कम्युनिटी के लोग अगर जस्ट ये फंक्शन नहीं करेंगे, अगर इसके अलावा उनके पास और रोजी का कोई जरिया नहीं है, तो अगर इस तरह की कोई गलती कर लेगा तो उसे सरेआम या तो डेरों पे आके उसे गोलियों से उसके भून दिया जाएगा या फिर उसको रोडों पे या फिर उसको किसी न किसी फंक्शन में जाके। तो ये इस तरह की ये चीज़ें हैं, ये कोई पहला वाक़या मानसेरा में नहीं है ऐसी, बल्कि ये वाला जो वाक़या है ये तो बहुत ही जालिमाना किस्म का वाक़या है कि एक बंदा सरेआम इस तरह आके और वो जो लोग हैं ख्वाजा सरा वो अपने अपने डेरे पे खाना खा रहे हैं, अपने मतलब है कि अपने सब एक फैमिली की तरह बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और खास तौर पे वो मतलब ये तो वही बात होगी कि आपके घर पे ही आके कोई आप पे इस तरह तशद्दुद कर जाए, कोई आपको गोली मार जाए। गुलजी ये बताइएगा फिर उसके बाद क्या हुआ जब पुलिस इन्वॉल्व हुई, और अब तो खैर उस शख्स को पकड़ भी लिया गया है, तो पुलिस का रवैया कैसा था? मेडिकल जब हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि सारों को ही गोलियां लगी, तो वो उससे आप मुतमईन है, सेटिस्फाइड है किसी एलिमेंट से सारे किस्से में? मैम माशाल्लाह से हमारे जो यहाँ की पुलिस है बहुत कोऑपरेट करती है। 2 घंटे में उन्होंने जो मुलजिम था वो पकड़ा, लेकिन उसके बाद की जो मैं बात करती हूँ, देखिए जब पुलिस जब जो वो लोग होते हैं जो मुलजिम की तरफ से अगर जब कोई लोग आते हैं तो जो हमारे लोग हैं उनके साथ जब वो राजीनामे की जब वो या धमकियाँ देते हैं या हमारी कम्युनिटी के लोग अक्सर ये समझते हैं कि हमारे पीछे खड़े होने वाला कोई भी नहीं है, हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है। जो मेन वजह है
तो या तो वो डर के मारे डरा धमका के उनसे राजीनामा कर लिया जाता है। पुलिस तो अपना जो कोऑपरेटर है वो अपना काम वो करती है। इससे पहले भी जितने इस तरह की पुलिस ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। और उसके बाद जो हॉस्पिटल में माशाल्लाह से यहाँ पे हम लोग लेके गए, लेकिन यहाँ पे ये था कि डॉक्टर ने बोला कि आप इनको फौरन एबटाबाद ले जाए, यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3-4 की तो सीरियस हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बच गई है। तो बाकी ये कि मुल्जिम तो पकड़ा गया, वो तो 2 घंटे के बाद ही पकड़ा गया। लेकिन तो अभी आप पे कोई दबाव है राजीनामे के लिए आपको? और आई एम श्योर के बाकी केसेस में भी यही होता होगा कि सुलह सफाई करने के लिए दबाव डाला जाता होगा और नहीं परसू किया जाता होगा केस। एग्जैक्टली सर, अक्सर ऐसा ही होता है कि जब आप मतलब है कि 1 हफ्ता 2 गुजर जाते हैं, उसके बाद ऐसा ही होता है कि जब उन पे प्रेशर पड़ता है तो वो फिर उन पे और कोई हल नहीं होता। वो सिर्फ ख्वाजा साल जिसके साथ लोगों ने ये ज्यादती की होती है उन पे वो या तो फोन पे डराते हैं, धमकाते हैं कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, बस तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम राजीनामा कर दो, हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, राजीनामा कर दो। अभी आप पे दबाव है इस केस को लेके? फिलहाल तो सर कोई भी इस पे दबाव नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ पे एक बंदे का मसला नहीं है, यहाँ पे 5 ट्रांसजेंडर का मसला है। तो यहाँ पे अगर मतलब है कि हम लोग ऐसे इसी तरह करते पैसे लेके राजीनामा कर लेंगे या सुलह सफाई कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है ये जो लोग हैं इस तरह की वारदातें करते तो इनको राह मिल जाएगी और इनके लिए ये काम और आसान हो जाएगा। बिल्कुल आपने, और ये बड़ा अच्छी आपकी डिसीजन है अगर इस पे आप लोग कायम रहे। और हम आपकी आवाज बनने के लिए हमेशा यहाँ मौजूद है, हमेशा तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और ये बड़ी अच्छी बात की है कि राजीनामा नहीं करना, किसी को तो सजा हो, कोई डिटरेंस तो पैदा हो, कोई डरे तो इस चीज से कि भाई अब ये राजी भी नहीं होते, अब ये कहते हैं कि सीधा जेल डालो, सजा हो। तो इस बात पे अगर कायम रहे तो और सारे इसी तरह करें तो मेरा ख्याल है कि कुछ शायद चेंज आ सकता है। अच्छा, जिस चीज़ की शादी हो गई है लाइक अस, तो हम तो ये दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी नहीं हुई आपने यही आइडिया अपनाना है, अपनी शादी का लिमोजीन में आना है और जहाज से पैसों की बारिश होनी चाहिए। पहले से देखिए इन्फॉर्म कर दीजिएगा गांव वालों को या मोहल्ले वालों को, या अगर हमारे ऊपर कहीं कर रहे हो तो बता दीजिएगा, मिस आउट ना हो जाए ना ऊपर से पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल, पहले वार्निंग दे दे। तो ये एक्चुअली हुआ क्या है भाई? ये आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज़ दिस इज नॉट समथिंग यू सी एवरी डे। भाई गुजरावाला में हुआ ये कि एक नौजवान जमींदार है, उसको शादी की बहुत खुशी थी। मतलब लव मैरिज थी क्या? लग रहा है मुझे ना, बहुत ज्यादा इश्क मैरिज। चले कर ले, जितनी खुशियां मनानी है मना ले। ये तो बड़ी दिल से आवाज निकली है। अच्छा जी, हम राना अंसर से सुनते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, हम तो एमी मजाक कर रहे हैं। आज ही मैं इस वक्त गुजरांवाला के नवाही गांव बोताला शर्म सिंह में मौजूद हूं, जहां एक नौजवान जिमीदार शेरी वीरक की आज शादी है। इस नौजवान जिमीदार की बारात तो जा रही है एक बड़ी सी लेमोजीन में, लेकिन मुनफरिद बात यह है कि शेरी वीरक ने अपनी शादी पर फूल और पैसे बरसाने के लिए एक जहाज़ मंगवाया है। जहाज़ ने यहाँ पूरे गाँव के ऊपर चक्कर लगाया है, फूल और पैसे फेंके हैं। सारे गाँव के बच्चे, ख़वातीन, नौजवान खुश हैं। लोगों ने यहाँ से पैसे और फूल उठाए हैं। तो दुल्हा मियाँ जिन्होंने अपनी शादी पर ये मुख्तलिफ काम किया है मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये सब कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों की ख्वाहिश थी कि एक डिफरेंट काम हो, वैसे भी एक ख्वाहिश थी तो सरप्राइज के लिए ये किया है। अरे आपने बात सुनी इस नौजवान दूल्हे की, ये बड़ा खुश नजर आ रहा है। इसका कहना है कि उसकी ख्वाहिश थी जब उसकी शादी हो तो उसके चर्चे हों, धूम हो शादी की, इसीलिए उसने ये मुनफरिद काम किया है। जहाज़ मंगवाया और लेमोजीन में बारात जा रही है और ये नौजवान दूल्हा शेरी वीरक बड़ा खुश नजर आ रहा है। थैंक यू राना अंसर। और शुक्र है कि आप ही ने कमेंट्री दी है, अब्दुल्ला की कमेंट्री तो बैन हो जाती। बिल्कुल हम वो नहीं कर सकते। कैसे हैं आप? मुझे सलाम कर रहे थे? सबको कर रहा हूं दोबारा। सबको कर रहे थे। अच्छा, हमने जो पहली घंटा जो था ना उसमें जरा हमें टेंशन हो गई थी कि इस्लामाबाद में क्या होने वाला है। मीर साहब हमारे साथ थे, हमने पूछा 10 लाख बंदा इधर से आ रहा है, 20 लाख उधर से, इतनी तो आबादी नहीं है इस्लामाबाद की। फिर हमने ब्रेक में थोड़ी देर किसी ने हमें कुछ टिकटॉक फॉरवर्ड की, फिर हम टिकटॉक में घुस गए और लगता है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं है और दुनिया चल रही है एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि इट्स ऑलराइट, इट्स ओके, मतलब व्हाटएवर इज हैपनिंग इन इस्लामाबाद अवाम सेट है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद भी हम आंखें तो बंद नहीं कर सकते, ये हकीकत है जो हमारे सामने है। और लेट्स सी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। ये ऊंट तो जिस करवट बैठेगा ही। बस हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि मुल्क कौम के लिए बेहतर फैसले अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को करने की तौफीक दे और कोई भी ऐसी सूरत हाल ना बने जिससे जरा खदशा हो बेअमनी का या तसादुम का। लेकिन Isn't it a little too late in the day to be wishing for that? मतलब उनके स्टेटमेंट्स आपने देखे,
या तो उनको भी ये एहसास होना कि ये जो आपके बड़े अच्छे आपके एहसासात हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसा ना हो वैसा ना हो, दे शुड होल्ड ऑन टू देयर स्टेटमेंट्स। वैसे पता है क्या, ये 10 लाख का जलसा या 20 लाख का जलसों से इससे पहले क्या कुछ बदला है जो अब बदलेगा? मतलब ये अपने दिल को बहलाने का एक बहाना तो हो सकता है। और ये जो फिगर है ना 10 लाख और 20 लाख, दीज आर पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल पीपल। आई वांट टू आस्क दीज 10 and 20 लाख पीपल, तुम लोग क्यों जा रहे हो? क्या मिल रहा है तुम लोगों को वहाँ? मतलब वाई? किसी की कोई मानी जा रही है, कोई आपकी कोई ज़िंदगी आसान हो गई हो, कोई आपके पेट्रोल सस्ता हो गया हो, कोई आपका दूध खाना पीना इस किस्म की चीज़ों में कोई रियायत हुई हो, क्यों जा रहे हो? अच्छा, ये तो जा रहे हैं। और या फिर वो जो हम चले हुकूमत की बात तो कर ले, उन्होंने 10 लाख को, और ऑपोजिशन, या आपको वाकई कोई उम्मीद हो कि आपकी ज़िंदगी कोई आसान हो जाएगी इस तब्दीली के बाद, तो भी आप सोच लें। अगर वाकई आपको यकीन है तो आप सर्टनली जाइए। खैर जाइए भाई, अगर आप जाना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कोई ना जाए, अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर जाए। नहीं, और क्योंकि ये आपका जमहूरी हक है। हम दोनों साइडों को कह रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर जस्ट उनका एक 10 लाख या 20 लाख, दिस इज फॉर एवरीबॉडी। सो कल दिल टूट हो गया और हम सर्टनली हमें ये कॉन्टम्पलेट करने का मौका मिला है कि हम मतलब अगर कोई तगड़ी टीम सामने हो तो हमारी कोई हालत इतनी अच्छी नहीं है, हालत पतली है और अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और गुंजाइश की ज़रूरत है, जिस पे सर्टनली गौर करना चाहिए, जिसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये सब कुछ होना चाहिए। और वो जो थे ना पिच बेजान और वो वाले सारे क्लेम्स और वो सारे खदशात, वो तो दम तोड़ गए। अच्छा, हमारी टीम की बैटिंग ऑर्डर के साथ ही। हाँ बिल्कुल, दैट्स ट्रू। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ ही विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली, तो उनसे पहले बात कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट आप ज़रा मुल्क के हालात की बात हो जाए एक दफ़ा फिर। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो सूबों ने भी अपना रंग जो है वो दिखाना शुरू कर दिया। पंजाब में PTI खुद धड़े बंदी का शिकार हो चुकी। हमने सोचा बकिया 2 सूबे जो हैं जहाँ PTI हुकूमत में है वहाँ के हालात भी जान लेते हैं। तो बलूचिस्तान से शुरू करें, और बलूचिस्तान की बड़े दिन से बड़ा कुछ पक रहा है, आपको पता है बलूचिस्तान में, लेकिन उस पर ज्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन हम आप तक जरा सूरत हाल पहुंचाएंगे। वहाँ PTI की बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इत्तेहादी हुकूमत है। इस्लामाबाद में सियासी पारा हाई हुआ तो बलूचिस्तान में भी हलचल शुरू हो गई। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी और PTI रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद ने इस्तीफ़ा देकर अपोजिशन से मुलाकातें शुरू कर दी और साबिक वज़ीर आला जाम कमाल भी उनके साथ हो लिए। और कल वज़ीर आज़म की BAP की क़यादत से मुलाकात भी हुई, जिसमें BAP पार्टी रहनुमाओं ने खूब गिले शिकवे की। ऑब्वियसली अब तो मौका मिला है, अब तो वो खुद चल के आए हैं, तो अब बताते हैं हम आपको कि हो क्या रहा है। साथ ही ये कह दिया कि मुशावरत करके हिमायत या मुखालफत का फैसला कर लेंगे। तो ये कहा जी उन्होंने। और चेयरमैन सर सादिक संजरानी का ताल्लुक भी आपको याद ही है, पता ही है। इन केस वैसे कभी कभी आप भूल भी सकते हैं क्योंकि वो लगता नहीं है ना, वो PTI के ही लगते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सो मच सो PTI के ही लगते हैं वो, लेकिन वो है नहीं PTI के, वो बाप पार्टी के हैं। वो पार्टी फैसले पर अमल करने का ऐलान भी कर चुके हैं। उन्होंने कल BNP के अख्तर मेंगल से भी मुलाकात की है। ये तो बलूचिस्तान में सियासी हलचल थी। खैबर पख्तूनख्वा की अब आपको बात बताते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ दूसरे सूबों के बरक्स तहरीक इंसाफ के लिए अकेले हुकूमत में सर्टनली अब तक जो पेशरफ्त है वो आपके सामने ही है। लेकिन कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म के अहम खिलाड़ी परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक उनकी सख्त हरीफ जमात JUI में शामिल हुए और उससे पहले बल्दियाती इंतखाबात में PTI को खैबर पख्तूनख्वा में JUI के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। वो कहते हैं कि जी टिकटों की तकसीम में हमसे गड़बड़ हुई थी, लेकिन शिकस्त तो शिकस्त है। अब लियाकत खटक की वफादारी तब्दील करने के बाद मज़ीद बगावतों की जमगोइयाँ भी शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल में है, एक तो इसके अंदर धड़े बंदियाँ हो गई हैं, दूसरा इत्तेहादी भी मुश्किल वक्त में ज़रा नाज नखरे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो टाइम है उनका, मतलब ये क्या आप बात कर रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहले जरा हम और पंजाब की सूरत हाल माशाल्लाह वहाँ तो इतने फैक्शंस है कि गिनना भी मुश्किल हो चुका है, हम उधर गए ही नहीं। तो नुमाइंदा जी जियो न्यूज़ नदीम कौसर हमारे साथ हैं और बलूचिस्तान की हमने एक रनडाउन तो आपको बता दिया, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका हमें जवाब चाहिए। नदीम, बलूचिस्तान हुकूमत तो अब कई माह से ही हमने देखा है कि डामाडोल सी हुई है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वज़ीर आला बजिंजो के साथ खड़ी नज़र आती है, तो क्या तहरीक इंसाफ के लोग भी अभी बजिंजो साहब को ही वज़ीर आला देखना चाहते हैं या अभी इधर भी कोई तब्दीली है और हालात बदल गए हैं?
वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिंजो के खिलाफ तहरीक एतमाद की बातें पिछले दिनों ज़्यादा सामने आ रही थी और सियासी हलचल भी उससे पैदा हुई थी, लेकिन जब ये कानूनी माहिरीन की जानिब से ये बात सामने आई कि कुद्दूस बिंजो के खिलाफ तहरीक एतमाद 6 अप्रैल से पहले पेश नहीं हो सकती है, तो अब जो सूरत हाल है उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है। और जब इसका जो अगले असरात नज़र आ रहे हैं वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक एतमाद के जो है उसके जो असरात हैं वो भी सूबे पर पड़ने के इम्कानात है। अगर ये तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है तो इसका असर यकीनी तौर पर बलूचिस्तान हुकूमत पर भी पड़ेगा, और अगर ये नाकाम होती है तो कुद्दूस बिंजो अपनी हुकूमत को जारी रख सकेंगे। जहाँ तक बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ताल्लुक है तो इनके 24 अरकान में से 6 अरकान अब भी जाम कमाल के साथ हैं और बाकी अरकान जो हैं वो कुद्दूस बिंजो के साथ नज़र आ रहे हैं, जबकि जो तहरीक इंसाफ है उसके यहाँ 7 अरकान हैं, जिनमें से ज़्यादा अरकान जो है वो पार्लिमानी लीडर सदर यार मोहम्मद अदीन के साथ हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर और 2 वज़ीर जो तहरीक इंसाफ के हैं वो यहाँ कुद्दूस बिंजो के साथ नज़र आते हैं। तो इस सूरत हाल में जो है तहरीक इंसाफ जो है बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के सिलसिले में अकेले कोई बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकती है। उसे अपना अगर हुकूमत की तब्दीली करती है तो उस सूरत में उसे अपोजिशन को भी और दूसरी जमातों को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। नदीम, ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में आम तौर पर अपोजिशन का वजूद ना होने के बराबर ही होता है। इस बार मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लोग कुछ मुतहरिक लग रहे हैं। आप समझते हैं कि 2 बड़ी जमातें बलूचिस्तान में कोई अपसेट करने या करवाने की पोजीशन में है? बलूचिस्तान में पिछली चंद हुकूमतों में ज़्यादा मजबूत अपोजिशन तो शायद नहीं थी, लेकिन जो मौजूदा दौर है इसमें जमीयत उलमा इस्लाम, BNP और बशतुल मिली अवामी पार्टी पर मुश्तमिल अपोजिशन जो है वो तकरीबन 23 अरकान पर मुश्तमिल है और एक मजबूत अपोजिशन किरदार अदा करती रही है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 2018 के इलेक्शन में एक नशिस्त थी जो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी थे, जो बाद में ये पार्टी छोड़कर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो यूँ इस असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई नशिस्त नहीं है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त है। ये दोनों जमातें बलूचिस्तान असम्बली में इस वक्त जो है अपोजिशन का जो किरदार है वो अदा नहीं कर सकती हैं। अपोजिशन का जो असल किरदार है वो जमीयत उलमा इस्लाम, फ़े और BNP और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी अदा कर रही हैं, और यही पार्टियां जो हैं अगर अगली ये तमाम तीनों पार्टियां जो है PDM का हिस्सा भी हैं, अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब होती है और उसके बाद PDM जो है यहाँ भी बलूचिस्तान में भी इस हवाले से कोई फैसला करती है, तो यही 3 पार्टियां जो है मुख्तलिफ पार्टियों को मिलाकर हुकूमत की तब्दीली में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका नदीम कौसर, हमें अभी कर रहे थे। आई होप दिस इज़ हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल चल रही है। बलूचिस्तान में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की भी ज़रा ओवरऑल सूरत हाल जान लें। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट नादिया सबूही, शी इज़ जॉइनिंग अस फ्राम पेशावर। नादिया, खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ तहरीक इंसाफ बिला शिरकत गैर बरसर इक़्तिदार है और ठीक ठाक अक्सरियत भी है। ज़ाहिर है यहाँ हुकूमत की तब्दीली वगैरह तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पार्टी के अंदर क्या सूरत हाल है? बाकी जो दीगर सूबों और मुल्क में हो रहा है उसका कुछ असर आपको खैबर पख्तूनख्वा में पड़ता नज़र आ रहा है? सबसे जो बड़ा मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में वो वज़ारत आला का मनसब है, जिसके लिए 2018 में ही 2 ग्रुप्स बन गए थे, जिसमें आतिफ खान, शाहराम खान समेत बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका अलग से ग्रुप था, और दूसरी तरफ महमूद खान जो हैं वो भी अपने साथ बहुत सारे लोग लेके आए अपनी पार्टी के और अक्सरियत साबित की। तो यूँ PTI में 2 ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के साथ वज़ारत आला के मनसब के लिए इख्तलाफात रखते हैं, और वही हुआ। और इस वक्त अगर हम ये बात करें कि महमूद खान जो मौजूदा वज़ीर आला हैं वो इस कदर मजबूत वज़ीर आला नहीं है, और यही वजह है कि PTI में जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ भी रहे हैं, और अंदर खाने यही हो रहा है कि अगर हुकूमत बदलती है और वज़ीर आला का जो ओहदा है वो कौन लेगा। तो उसमें इतलात ये भी हैं, मुसद्दिका इतलात हैं कि मुश्ताक गनी जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं किसी तरह वज़ारत आला का जो मनसब है उनको मिल जाए। इसी तरह बहुत सारे लोग, आतिफ खान जो हमेशा से PTI में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में आए और बहुत नाराज़ दिखाई दिए, क्योंकि उनके बारे में ही कहा जा रहा था कि वज़ारत आला का मनसब उन्हें मिलेगा। तब जब वो नहीं मिला तो पार्टी में शुरू में खासी हद तक इख्तलाफात
इख्तलाफात भी देखने को आए, बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ थी, वजारतों की जो तकसीम का मामला था उस पर बहुत ज़्यादा मसाइल रहे। इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, जिनमें से कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ जो है अंदर खाने। लेकिन अगर हुकूमत में कुछ तोड़ फोड़ होती है, कोई तब्दीली आती है, तो शायद ये जो इख्तलाफात हैं वो ज़्यादा वाज़ेह तौर पर उभर के सामने आएंगे। थैंक यू सो मच नादिया फॉर बीइंग विद अस। सो अंदर वहाँ पे भी थोड़ी सी कहीं फ्रिक्शन नज़र आ रही है और वज़ीर आला के मामले पे, वज़ारत आला के मनसब के लिए आपको बताइए शुरू से ही धड़ेबंदी हो गई थी। अब क्या होता है आगे, ये तो टाइम वो टेल। अभी हम आगे बढ़ेंगे। और तवा चिकन तो आपने खाई होगी, तवा फिश भी आपने खाई है, लेकिन आपने क्या सवा फिश खाई है कभी? मतलब सवा छोटी, पता नहीं, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। आई थिंक वी शुड ऑल फाइंड आउट। चीजें तो मैं खाती ही नहीं हूं, मुझे ज्यादा अच्छा, ठट्ठा केटी बंदर के माहीगीरों के जाल में 10 से ज़ायद कीमती सवा मछलियां फंसी हैं। तो ये है जी बहुत प्रेशियस। सवा मछली का क्या होता है जी? स्विम ब्लैडर यानी पोटा इंतहाई अहम तस्वुर किया जाता है। अब क्यों? इसके पोटे को जोड़ों के दर्द की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और सवा सिंधी जुबान का लफ्ज़ है बाय द वे। और इस मछली को बलोची में करपकारा कहा जाता है। बाकी डिटेल आप जरा देखें इसकी। प्लीज हमें बताएं अगर इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस फिश और इफ यू हैव ईटन इट। ईट तो कर ही रहे होंगे ना। अच्छा, पता है क्या इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। इसका वजन होता है 30 to 40 किलोग्राम हो सकता है एक मछली का वजन। सो इट्स बिग फिश, लेकिन इसमें इतनी बड़ी लग रही है और ये लाखों की होती है। लेकिन अब ये मर गई है तो अब ये मतलब इसको अब मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है वैसे। नहीं बट अब ये खराब हो जाएगी जल्दी से। क्यों खराब होगी? आपने क्या मरी हुई ही खाते हैं? नहीं बट वी आर, हमने इसकी वीडियो बना रहे हैं, ये वो बेचो भाई जल्दी से, इससे पहले वो नहीं। तो मुझे समझ नहीं आया, मर गई है। पता है ना फिश को चेक करना होता है, उसमें ऐसे उंगली रख के और इफ द स्किन कम्स अप तो वो ताज़ी, और अगर दब जाए तो वो बासी है। नहीं, ये माहीगीरों ने पकड़ी उसी वक्त फुटेज बनाई। वैसे मेरा ख्याल है बर्फ़ में से निकली है। तो आपको पता है कि जो मछली हम खा रहे होते हैं या बाजार में मिल रही होती है वो 10-15 दिन पुरानी होती है और बर्फ़ पे रखी गई होती है। ये मुझे नहीं पता था। Why did you have to tell me? मतलब आई थिंक आपको मैं तो बात ही नहीं कर रही इस पे, बस छोड़ दिया। मैं गया था पोर्ट, आपने देखी नहीं थी मेरी रिपोर्ट। और कराची टेस्ट की हम बात करेंगे जिसपे हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो बैटिंग लाइन है पूरी तरह के बस एक्सपोज हो गई है। और हमें ज़रा सोचना चाहिए कि हम ये चुनी मुनी टीमों के साथ खेलकर बड़ा खुश हो जाते हैं और ये असल तगड़ी टीम कोई हमारे सामने आई है तो हमारा हशर हुआ क्या है। When was the last time we played a test? So हम आपको बताते हैं, ये सारी बात हम तफसील से आपको बताएंगे। वी आर राइट नाउ प्लेइंग टेस्ट। अच्छा, लास्ट टाइम ये एग्जैक्ट डेट तो भट्टी साहब हमें बताएंगे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं भट्टी साहब। लबाए फिक्रिया तो है बाय द वे। 97 पे ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग डिक्लेयर कर दी है और 506 रन की गालिबन इस वक्त लीड है। क्या लग रहा है आपको इस मैच का फैसला किस तरफ होता हुआ नजर आ रहा है? और जो हुआ हमारे साथ उस पर भी जरा रोशनी डालें। पहले उस पर रोशनी डालते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए हुमा, क्वालिटी बॉलिंग जब हमें मिली तो उसके बाद हमारी बैटिंग जिस तरह कल नेशनल स्टेडियम में एक्सपोज हुई, 148 रन पर होम ग्राउंड पर और अपनी कंडीशंस में पाकिस्तान की इस मजबूत बैटिंग लाइनअप का आउट होना वाकई लम्हा फिक्रिया है। लेकिन अब जो इस बैटिंग लाइनअप को टास्क दिया है ऑस्ट्रेलिया ने, अब से थोड़ी देर पहले जब 97 for 2 पे अपनी दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर की, जिस तरह अब्दुल्ला भी बता रहे थे कि 506 रन तो पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अगर ये मैच बचाना चाहता है तो 172 ओवर्स जो है पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप को इस गर्म मौसम में नेशनल स्टेडियम में बैटिंग करना है मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जितना तगड़ा बॉलिंग अटैक है, उनके आप स्पिनर्स देख लें, फास्ट बॉलर्स देख लें, हमें अपनी कंडीशंस में तो हम रन्स के अंबार लगा देते हैं। हमने माजी में जो टीमें पाकिस्तान आई टेस्ट मैच खेलने, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनको तो हमने आउट क्लास कर दिया। इवन लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका को हमने 2-0 मारा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी रिसेंटली एशेज जीत कर आया था, लेकिन कल उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप को एक्सपोज किया है, पहले बॉलिंग लाइनअप भी हमारी एक्सपोज हुई कि हमारे खिलाफ 556 रन उन्होंने बना दिए। फिर जब हमारी बैटिंग आई, देखिए टेस्ट क्रिकेट में 2 बैट्समैनों का रन आउट होना ये सीरियस क्राइम है। तो मेरे ख्याल में काफी कुछ अब सोचने की बात है कि अब हम कराची टेस्ट, जिसको माजी में हम कहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट का कला है, हम यहाँ पर सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारे में। अच्छा भट्टी साहब, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर बात करें, आपको लग रहा है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है हम उस इक्वेशन से, उस सारी गेम से ज़रा दूर होते जा रहे हैं?
ऑस्ट्रेलिया इंडिया ये बिल्कुल लास्ट ईयर हमने देखा कि न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ। इस बार भी जो हम बड़ी टीमों के खिलाफ हमने बहुत मैचेस खेले हैं, टेस्ट मैचेस में हमारी जो परफॉर्मेंस है मुझे नहीं लग रहा कि हम टॉप 4 में भी फिनिश करेंगे, क्योंकि अभी हमने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलनी है। तो मेरे ख्याल में व्हाइट बॉल में तो नो डाउट हमारी अच्छी टीम है। हमने T20 वर्ल्ड कप में अच्छा खेला, हमने वनडे क्रिकेट में अच्छा खेला, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हमें सोचने की जरूरत है। हमारी बॉलिंग बहुत वीक है और माजी में हमारे पास एक से बढ़कर एक स्पिनर्स रहे। अब देखिए पाकिस्तान के पास लेग स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर कोई नहीं है। जाहिद महमूद काफी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, उनको खिला नहीं रहे, तो सीरियस किस्म का सोचो विचार की जरूरत है। फिर पिचेस का जो मामला है कि इन पिचेस पर हम पहले हमने पिंडी में बिल्कुल ही बैटिंग विकेट बना दी, तो उसमें हंगामा हुआ, पिंडी स्टेडियम पे डीमेरिट पॉइंट दिए गए। लेकिन अब यहाँ पर जो पिच बनाई गई, ऑस्ट्रेलिया लग रहा है कि वो होम कंडीशन में खेल रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। लास्ट टाइम जब दिसंबर 2020 में हम न्यूजीलैंड में खेले थे, उस वक्त न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने हमें न्यूजीलैंड की कंडीशंस में एक्सपोज किया था, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन अपनी कंडीशन में इस बुरे हाल में कल नजर आए। क्विकली यासिर शाह का क्या, ये ऑब्वियसली इंजर्ड है, लेकिन अभी टेस्ट तो क्या एक बहुत बड़ा इम्तिहान अभी हमारा लाहौर में भी है, तो विल ही बी बैक? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहता है कि यासिर शाह अनफिट है, लेकिन 5 दिन पहले नेशनल वनडे टूर्नामेंट हो रहा है मुल्तान में, उन्होंने एक मैच में वनडे मैच में 5 आउट किए। तो अगर वो अनफिट है तो फिर 5 आउट किस तरह कर रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर चले अनफिट है तो पाकिस्तान का एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर वो अपनी फिटनेस पे क्यों काम नहीं कर रहा? अगर नहीं कर रहा तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप उससे वापस लें। तो मेरा ख्याल में यहाँ गवर्नेंस का भी इशू आता है कि यासिर शाह को जो रीहैब के लिए प्लान दिया गया था, वो कहते हैं कि उन्होंने उस पर अमल ही नहीं किया। वो नेशनल अच्छा भट्टी साहब, क्विकली मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन एक और टूर्नामेंट चल रहा है ICC विमेन वर्ल्ड कप, और हमारी देखिए ऐसा नहीं है कि हमारी खवातीन को कोई भी सहूलत नहीं है, उन पर भी ज़रा इन्वेस्टमेंट हो रही है, उन्हें भी बहुत सी सहूलतें हैं, लेकिन हम एक भी मैच नहीं जीती। बांग्लादेश से तो जीत जाना चाहिए था, मतलब उस पर भी कुछ PCB सोच विचार कर रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर। देखिए कल ही रमीज राजा से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि विमेंस क्रिकेट में अब हमें मैसिव चेंजेस लाने की जरूरत है, हमें अपना जो डोमेस्टिक सर्किट है विमेंस क्रिकेट का उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। लेकिन देखिए बिल्कुल बांग्लादेश और इवन साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी विमेंस टीम माजी में जीती रही है, रैंकिंग में भी उनसे बेहतर थी। और एक्चुअली इस बार भी लेट्स नॉट टेक इट अवे फ्रॉम देम, आखिरी ओवर में ही फैसला हुआ, लेकिन उससे पहले दे वर फाइन। लेकिन देखिए बांग्लादेश ने कल हिस्ट्री क्रिएट की कि पहली बार वो T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे खवातीन का, और उन्होंने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉरेन कोच लगाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, बहुत ज्यादा इनको मराद दी हुई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, पैसा है, टूर्स है, लेकिन ये लड़कियां अभी तक परफॉर्म कर नहीं पा रही। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की क्योंकि बड़ी सीरीज है, तो इस मर्दों की सीरीज की वजह से खवातीन के जो मामलात हैं क्रिकेट के, वो जरा पसे पुश चले गए। मेरे ख्याल में वो ज्यादा सीरियस है। मर्दों की टीम तो चले वाइट बॉल में तो परफॉर्म करी है, लेकिन खवातीन की टीम की जो कारकर्दगी है वो तो जरा खासी सवालिया निशान बनती जा रही है, और उस पर भी जरा हमें तनकीदी जायजा नजर रखनी चाहिए, मेरा ख्याल है। ये और भी बड़ी जगह है तनकीद करने की, मतलब ओके भट्टी साहब, थैंक यू, दीस आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, यस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो देयर यू हैव इट। पिच का वैसे नहीं हमने पता किया कि लाहौर की पिच का क्या हाल है, लेकिन खवातीन की क्रिकेट पे भी हमें बहुत से मामला चेंज करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि बस इसी बात पे कि जनाब खवातीन लड़कियां खेल रही है, मतलब दीज आर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स। मैं तो वैसे ही कह रही थी कि ऑब्वियसली यस बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, और एक चीज़ जिस पे हमें ज़रा तकलीफ होती है, आपको पता है कि फेक न्यूज़ की बहुत बात होती है, और वी आर ऑल फॉर इट कि फेक न्यूज़ को, और हुकूमत तो आपको पता है ये मीडिया के साथ फ्रंट फुट पे है इस महाज पे। फेक न्यूज़ ऑलमोस्ट एज इफ कि इधर से ही तो फेक न्यूज़ बनती है, लेकिन अभी ज़रा आपको कुछ और बातें भी बताते हैं। एंड अवाम रियली नीड्स टू डिफरेंशिएट कि फेक न्यूज़ कहाँ से आती है, प्रोपेगेट कौन करता है, और फिर बार बार कौन उस पर बात करता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, देखिए जिसको जेल होने का डर हो, जिसको खतरा हो, जहाँ लॉज इस किस्म के आगे हो, तो वो तो फेक न्यूज़ नहीं फैलाएंगे ना। उसके बाद ऑब्वियसली वो तो टारगेटेड है, लेकिन माशाल्लाह जिनको ये डर नहीं है, वो फैलाए चले जा रहे हैं, और फैलाते आए हैं माजी में भी, और बस वो दूसरों की मामलात पे उंगलियां उठाते हैं, लेकिन अपनी धड़ल्ले से फैक्ट्री चल रही
रही है। हुकूमत ने एक्चुअली, आपको पता ही है, फेक न्यूज़ के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है और इस हवाले से पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी है और जिसके बारे में खुद वज़ीर आज़म का दावा है कि ये फेक न्यूज़ को रोकेगा, क्योंकि अगर कोई खबर फेक साबित होगी तो सहाफ़ी हो या कोई आम शख्स वो जेल जाएगा। अब वज़रा और मुअव्विनीन क्या कर रहे हैं, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। ऑपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत की सफ़ों में खलबली मची हुई है और PTI रहनुमा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों पर यह बताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ऑपोजिशन की हालिया मुहिम के पीछे बड़ी ताकतों का हाथ है और कोई कंस्पिरेसी, हाँ, वे कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी हो रही है। उस बयानिए की मैं आपको बताइए, बहती गंगा में वजीर इंसानी हकूक शीरीन मज़ारी ने भी हाथ धोने की कोशिश की है और आउट ऑफ एवरीबडी शी इज द लास्ट वन जिनसे हम ये तवक्को करते हैं, क्योंकि वो जर्नलिज्म से कितने अरसे एसोसिएटेड रही है। और थोड़ी सी अगर वो भी तहकीकात और थोड़ी सी रिसर्च कर लेती तो वो ना ये बात करती, लेकिन ऐसा करना उन्हें बड़ा महंगा पड़ गया है। शीरीन मज़ारी ने एक ट्वीट में ऑपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर शातिराना खेल जो है वो खेल रहे हैं। अब शीरीन मज़ारी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक लेटर ट्वीट किया जो उनके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने सेनेटर पीटर गॉलब्रेथ जो है उनको 24 सितंबर 1990 में लिखा था और ख़त के जो जिस्ट है उसमें मुबैना तौर पर बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिका से एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने तक इमदाद रोकने की अपील की थी। लेकिन अब बात ये जरा बॉटम लाइन ये आई है कि जिस खत को बुनियाद बनाकर शीरीन मज़ारी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर इल्ज़ाम लगा रही थी वो जाली है। और पता है क्या, वो आज जाली नहीं डिक्लेयर हुआ, वो अरसे से, वो दहाइयों से जाली, वो दहाइयों से जारी है, मतलब जाली है और जारी है और जाली भी है, ठीक है। सो दिस इज एन एस्टैब्लिश्ड फेक और इसकी तस्दीक गैर मुल्की चैनल के सहाफ़ी उसामा बिन जावेद ने खुद कर दी है, क्योंकि उसामा बिन जावेद वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने एक्चुअली आज नहीं, 2022 में नहीं, 2011 में पीटर गैलब्रेथ से एक ईमेल के जरिए इस खत के बारे में दरियाफ्त किया था। तो ऑलमोस्ट उसको भी 11 साल 12 साल हो गए, जिसके जवाब पीटर ने तफसील के साथ दिया और उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट निशानदही की कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। बेनज़ीर कुछ जानती थी कि मैं 1990 में कहाँ काम कर रहा था और ये बाकायदा फौज किया हुआ है, उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया। इसकी निशानदही पर श्री मज़ारी साहिबा ने ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन उनका जोर फिर भी इस बात पर रहा कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें बैरूनी एजेंडे पर काम करती रही हैं, हालांकि वो इसका कोई सबूत नहीं दे सकी हैं अपनी ट्वीट में। इसके साथ ही जो सबूत उन्होंने लगाया था वो तो निकला फेक। इसके बाद जी इसी तरह पंजाब के वजीर जो हैं फयाज उल हसन चौहान, आप जानते हैं उनको, उन्होंने भी फोटोशॉप तस्वीर ट्विटर पर शेयर की जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह रॉ, मोसाद और CIA ने बाहमी गठजोड़ के जरिए हमारे कप्तान को हटाने का मंसूबा बनाया। तो बड़ा ये सारे विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस, विदाउट सीइंग कि ये सही है कि गलत है, मतलब अगर आपने ये कहना भी है और इसमें कोई सच्चाई भी हो तो एक धांसू केस बना के देना, वही चीज़ें जो कि डिक्लेयर हो चुकी हैं फेक। एंड दिस इज़ बाय द वे, ये लेटर की अगर हम वापस बात करें तो ये लेटर दिस इज़ बिफोर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे तो फिर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी चीज़ को तस्दीक करना कि ये एक्चुअल रियल है, ऑथेंटिक है या फेक है। ये तो इतनी पुरानी बात हो रही है, तब से फेक डिक्लेयर्ड है, तब से डिक्लेयर्ड फेक है, लेकिन उसको दोबारा यूज़ करना। अच्छा, ये सिर्फ 2 मिसालें हैं, दीगर वज़रा और मुअव्विनीन भी इसी तरह फेक न्यूज़ का बाजार गर्म किए हुए हैं और ये पहली बार नहीं है। हुकूमत एक तरफ तो मुतनाज़ क़वानीन बनाकर मीडिया के हाथ पांव बांधने की भरपूर कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ माशाअल्लाह खुद वज़रा मुअव्विनीन झूठी खबरें फैलाने में है नंबर 1 और दुनिया भर में सर्टनली पाकिस्तान की शर्मिंदगी का बाइस भी बन रहा है। और मायूस शर्मिंदगी उनको भी होनी चाहिए जिसको पता चल जाए। लेकिन बात ये कि कर दें और गलती हो गई कि हमें लग रहा था कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक एंड एवरीथिंग, बट नाउ यू नो इट्स नॉट, तो थोड़ा सा तो शर्मिंदा बनता है ना होना, लेकिन नहीं। और पता है क्या, दूसरों की भी नहीं कहेंगे। ये फेक न्यूज़ के नाम पर दूसरों की गर्दन दबाने का इन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि इनको पता है ना कि गर्दन दबाने वाले ये खुद हैं, इसलिए अपनी गर्दन पे तो हाथ नहीं रखेंगे। और गलती मान ले, मतलब ये गलती भी नहीं माननी, शर्मिंदा भी नहीं होना, लेकिन बाकियों को सुनानी है कि भाई तुम लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हो। सो दिस इज समथिंग लाइक पीपल शुड नो, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। और प्लीज़ ये कंस्पिरेसी थ्योरीज ना, आई एम श्योर जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग तो अपने बचपन से सुनते आए हैं ना, तो आप अब भी इन्हीं बातों पे यकीन करेंगे। अच्छा, आपको पता है ना, टेंशन हमें थोड़ी सी हुई है कि इस्लामाबाद में होने क्या वाला है, और जब इतने ज़्यादा लोग जो कि कहा जा रहा है कि आएंगे तो वी आर गोइंग टू बिलीव देम। देखें, जब ये लोग हमें कहते हैं कि जी हमने ऑर्डर दे दिया 10 लाख लोग होंगे और यहाँ 20 लाख होंगे एंड ऑल दैट, तो फिर इस्लामाबाद का क्या बनेगा? और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 23 से ऑनवर्ड सिचुएशन हो जाए इस्लामाबाद में होऊंगा। मैं तो होंगी,
तो आप भी होंगे, तो हम वहीं से शो करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा चाह रहा है कि वी वांट टू सी। और वो जो मीर साहब हमें बता रहे हैं ना कि उन्होंने इसने कॉल की और वो गए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमें भी साथ कंपनी कर लिया करें जरा। अच्छा, हाउ अबाउट यू टेल अस कि हमें क्या उन दिनों के शोज जो हैं इस्लामाबाद से करने चाहिए, बिकॉज हम बहुत इन्वेस्टेड ओवर देयर हैं और हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअली, क्योंकि हमारा दिलो दिमाग तो वहाँ पड़ा हुआ है। सो लेट अस नो इफ यू थिंक कि हमें इस्लामाबाद से शोज करने चाहिए तो हम इस्लामाबाद से कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिलहाल जरा बताएं क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात सियासी दावपेच के बाद अब सड़कों तक पहुंचते नजर क्या आ रहे हैं, बस पहुंच ही रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद का दबाव बढ़ा तो हुकूमत ने भी अपनी हिकमत अमली तय की। 10 लाख लोगों का ऐलान कर दिया है। 28 मार्च वाले दिन वोटिंग से एक दिन पहले 27 मार्च को ज़बरदस्त शो किया जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान 10 लाख लोगों के सामने अपना मुकदमा पेश करेंगे। ये बिल्कुल पार्लियामेंट के एंड सामने होगा, यानी रेफरेंडम। अब हालात देखते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद पहले ही रेंजर्स और FC की तैनाती का ऐलान कर चुके हैं। ज़रूरत पड़ने पर फौज भी तलब की जाएगी। मतलब अब क्या करेंगे, अपने लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, दूसरों के खिलाफ करेंगे, तो ये तो जरा ज्यादती नहीं हो जाएगी? चलो सुने तो कहा क्या, FC भी कॉल की है, रेंजर्स भी कॉल किया है, वो 7 दिनों के लिए मैंने कॉल की है और 245 के तहत फौज को भी कॉल किया जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है उसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी और मसला खुश उसलूबी से तय हो जाएगा। सो अगर ये अंसारुल इस्लाम या कोई भी बैतुल इस्लाम या कोई मलेशिया फोर्स यहाँ आई, कुचल के रख दूंगा। यानी बेसिकली रेंजर्स और FC बेचारे, मतलब उनका यही काम है कि वो आपस की जो ये लड़ाइयाँ हैं उनको ही बचाते रहें और ठीक करते रहें। अमन बाय द वे, मौलाना फजल रहमान का भी ये कहना है कि 23 मार्च को हम भी अपना एक मेला लगाएंगे, सजाएंगे और उनको उठने नहीं देंगे जब तक ये सारी वोटिंग का मरहला नहीं खत्म होता। तो ही और वो कहते हैं जी, ऑपोजिशन वाले कहते हैं हम ये 10 लाख हम 20 लाख लोग लाएंगे। सो अब ये सारी सूरत हाल बनेगी। ऐसे में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो इस्लामाबाद पुलिस ही है। वो बेचारे, आपको पता है ये पहले भी पिटते रहे 2014 में, आपको याद नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब हम जरा पूछते हैं इस पे, साबिक IG हैं इस्लामाबाद के ताहिर आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। सो प्लीज। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया ताहिर आलम खान साहब। इस्लामाबाद की काफ़ी हद तक ऑब्वियसली कशीदा सियासी फ़िज़ा में अब हुकूमत भी 10 लाख लोग जो हैं वो जलसा करना चाहते हैं और बड़े स्टेटमेंट्स आपने भी सुन लिए हैं और अपोजिशन भी ऐसा ही कुछ जवाब दे रहे हैं कि वो भी, उनका भी इरादा है कि जी हम भी लोग ले आएंगे, तो दीगर फोर्सेस भी होंगी, लेकिन पहली लाइन तो ऑफ डिफेंस तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद पुलिस ही होगी। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी और ट्रेनिंग देखते हुए आप समझते हैं कि हालात कंट्रोल में कर लेंगे और इनको बड़ा अच्छा तजुर्बा है और कोई मसला ही नहीं है इतने ज़्यादा लोग आ जाए? मेरा ख्याल है कि अगर वाकई यही सूरत हाल हुई कि लाखों की तादाद में दोनों पार्टीज अपने वर्कर्स ले आएँ, तो इस्लामाबाद पुलिस क्या किसी और सूबे की पुलिस के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होगी, जिसके इंसदाद के लिए मौके पर तो शायद कुछ ना किया जा सके, लेकिन DC हैं, चीफ कमिश्नर हैं, वो पावरफुल हैं, पुलिस उनके अंडर है, उन्हें चाहिए कि 144 का नफाज करें और 144 CRPC, उसके तहत 4 या उससे ज़्यादा बंदों के को इकट्ठे होने को कोई इजाज़त नहीं ना दें। और लेकिन अब सवाल पैदा ये होगा कि क्या जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, DC वगैरह, वो ऐसा कर सकते हैं? क्या हुकूमत उन्हें इजाज़त देगी? कानूनन तो हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये तो पूरा प्लान ही निगेट हो जाएगा हुकूमत का और अपोजिशन का भी, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा खान साहब, अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से मामला तसादुम की तरफ गया, अनारकी तक बात आई, तो पुलिस क्या कुछ कर सकती है? और पुलिस इन दोनों में से किसी एक फरीक के बराह रास्त मातहत भी है, सर्टनली हुकूमत के, और हुकूमत ने अपने लोग लाने का भी ऐलान कर दिया है। तो क्या अफसरान जो है अपने तय ये फैसला कर सकते हैं कि हमने क्या हुक्म मानना है, कैसे सब कुछ मैनेज करना है? क्योंकि इट कैन बी रियली केओटिक। बिल्कुल, पुलिस को अपने तौर पर फैसला करने का अख्तियार है और पुलिस चूँकि DC और मजिस्ट्रेट वगैरह वहाँ पर मौजूद होते हैं, पुलिस उनके ताबे होती है, सारा मलबा पुलिस पर पड़ जाता है। और उस वक्त मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो भी DC चीफ कमिश्नर हों, उन्हें चाहिए कि वो पुलिस को अख्तियार दें कि वो एक्शन करे और उन्हें रोके। हाँ, जो हुकूमती पार्टी के होते हैं कारकुन, उन्हें रोकना डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल होता है, उनके खिलाफ फोर्स यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन हम देखते आए हैं, माजी में हमने 2014 में भी देखा, धरने में जब 2 पार्टियों ने धरना किया था, कि पुलिस अफसरों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। तो
तो जब पुलिस अफसरों को ये नज़र आना शुरू हो जाए कि हुकूमत कमज़ोर हो रही है या हुकूमत जाने वाली है, तो पुलिस अफसर फिर इतनी ज़्यादा परवाह भी नहीं करते। और लेकिन ये दो तरफा होता है। दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है जिसके मुतालिक पुलिस को ये पता होता है कि वो बरसकदार नेक्स्ट आ सकती है, तो वो उससे भी उसी तरह मुहतात होते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी फोर्स यूज़ नहीं करते। तो अजीब व गरीब मखमसे में ऐसे मौके पर पुलिस फंस जाती है। और मैं फिर से कहूँगा कि इसका पहले से इंसदाद करना होगा और डीसी और चीफ कमिश्नर को और सेक्रेटरी इंटीरियर को और वज़ीर दाखिला को अपना रोल पहले से ही अदा करना होगा। तो बड़ी टेंशन की बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया ताहिर आलम खान साहब। 144 वाला तो होना नहीं है, जहाँ ऐलानात हो चुके हैं हम लोग ला रहे हैं, और 144 कैसे होगा। सो यस, टेंशन तो होगी। और ख़ास तौर पे जब उनको दो धड़ों को इस तरह सामने लाया ही इसलिए जा रहा, और साथ लीडर्स इतने कोई बेलिजरेंट किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हो, तो मतलब तसादम लड़ाइयाँ। अच्छा जी, कभी कभी इंसान एक्सपेक्ट दैट टू हैपन। कभी कभी इंसान ज़िंदगी में बहुत दिल बर्दाश्त हो जाता है, और आपके साथ तवातुर के साथ ऐसा होता है तो फिर आप हो जाते हैं। लाहौर में गार्डन टाउन में एक शहरी का चालान किया गया, और वो इतना बेचारा उसका दिल टूट गया कि वो सड़क पे लेट गया और धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। उसने कहा मैंने नहीं उठना यहाँ से। ये मोटरबाइक पर ये लेट गया यहाँ पे, और पहले तो सिर्फ उसका चालान हो रहा था। अच्छा, वो पहले तो सिर्फ उसका चालान हो रहा था, अब कार्य सरकार में मुदाखलत और मुबैना खुदकुशी की कोशिश पे भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मैं तो कहती हूँ उसको काउंसलर दो भाई, कोई काउंसलिंग हो, उसकी जिंदगी में डेफिनेटली और कोई इश्यूज चल रहे हैं। ऐਵੇਂ नहीं कोई सड़क में बीच में गाड़ी वाला बंदा जो गाड़ी चलाता और वो लेटा हुआ एक टांग उठा के हाथ पीछे करके पूरा पोज के साथ। He needs We're going to see you tomorrow.